हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आवेश का क्वांटीकरण समझा दिया गया, आपको विद्युत समझा दिया गया, आपको विद्युत धारा समझा दिया गया, आपको विद्युत विभव समझा दिया गया, आपको विभवांतर समझा दिया गया, आपको और क्या क्या चीज, धारा कैसे बहती है यह समझा दिया गया। और थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं, आपको प्रतिरोध क्या होता है वह समझा दिया गया, आपको ओम का नियम क्या होता है वह समझा दिया गया। कहीं ना कहीं हम लोग काफी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। आंकिक प्रश्न के विषय में चिंता थोड़ा सा भी ना करें। आंकिक प्रश्न का हर चीज का एक समय होता है। आंकिक प्रश्न को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि मैं एक चैप्टर को मैं 1 घंटे 1.5 घंटे के वीडियो बना करके मैं आपको दे देता, काम खत्म हो जाता। लेकिन मैं आपको 30-30 मिनट के, लगभग 30-30 मिनट के, अगर मान लीजिए मैं आपको 10 से 12 वीडियो अगर दे दूं, ठीक है, और अगर मैं कितना, लगभग अगर मान लीजिए 4 से 5 घंटे का अगर वीडियो अगर आपके पास हो जाए, तो मुझे लगता है कि अच्छा ही है, ठीक है, आपके लिए काफी बेटर है। 5 से 6 घंटे का अगर वीडियो आपके पास हो गया, तो इसका मतलब यही हुआ कि किसी भी चीज का जो डिस्कस किया गया है वो पूरे कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस किया गया है, पूरे तजुर्बे, पूरे अनुभव, पूरे डीपनेस, पूरे गहराई, पूरे दम मेच्योरिटी के साथ उसको डिस्कस किया गया है। तब जाकर के भाई मतलब लेक्चर 1.5-2 घंटे में ही खत्म हो सकते थे, लेकिन वो 3-4 घंटे 5 घंटे में क्या हो गया, वो एक्सटेंड हो गया, समझिएगा। अब दूसरी बात यह है कि जैसा कि मुझे जो करना है वो मैं कर रहा हूं, और बेटर से बेटर, बेस्ट से बेस्ट मैं आपके लिए चीजों को करूंगा। लेकिन मैंने आपसे कहा कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो आप करिए, क्योंकि मैं आप वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका भरपूर 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 आप उसका जो है क्या ले पाए, लाभ ले पाए। ओके। दूसरी बात, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि आपकी हमारी मुलाकात केवल कक्षा 10 के लिए ही नहीं है। अभी हम लोग, मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए और है, एक क्या बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कक्षा 11 के लिए। कक्षा 12 पे बात होगी, 12 के बाद कंपटीशन। आप जब तक एक योग्य इंसान, आप जब तक एक कैपेबल इंसान नहीं हो जाते, तब तक टीचर बच्चों का साथ नहीं छोड़ता। हम तो आपके साथ हमेशा रहेंगे, किसी न किसी रूप में आपके मन में बसे रहेंगे। लेकिन हमारे द्वारा दिया गया जो आपका ज्ञान है, उसका यूज करके आप अपने जीवन को और अच्छे से साकार कर सकते हैं। तब हम यह मानेंगे कि हाँ, हमने शिक्षक की एक महत्वपूर्ण भूमिका अपने जीवन में निभाई है और हमने एक अच्छा काम किया। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे कि अब आगे चीजों को समझेंगे, और आगे चीजें क्या है थोड़ा हम उस पर बात करते हैं। जैसा कि अभी आपने विभव के बारे में जान लिया, ओम के नियम के बारे में जान लिया, प्रतिरोध के बारे में जान लिया, तो थोड़ा सा मैं एक बार रिमाइंड करा दूं। मेरा आदत है कि मैं जब वीडियो स्टार्ट करता हूं, तो पिछले वीडियो का जो लास्ट वाला पॉइंट है उसको मैं रिमाइंड कराता हूं। तो प्रतिरोध के बारे में मैंने यह कहा था कि प्रतिरोध जो है वह चालक का वह गुण है, चालक का वह गुण है जिसके कारण वह आवेश प्रवाह का विरोध, दैट इज अपोज करता है। अब जैसे प्रतिरोध में हम लोग बात किए थे कि किस पर निर्भर करता है, तो कल हमारी आपकी बात हुई थी कि चालक की लंबाई पे, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए पे, चालक के तापमान पे यह निर्भर करता है। और यह भी बात हुआ था कि अगर लंबाई को अगर हम बढ़ा देते हैं तो प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को अगर हम बढ़ा देते हैं तो प्रतिरोध क्या हो जाता है, घट जाता है। और अगर हम तापमान को बढ़ा देते हैं तो प्रतिरोध भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये सब कॉन्सेप्ट है। और मैंने कल यह भी सूत्र आपको बताया था कि R बराबर रो एल अपान ए, जहां से हमें R और L में रिलेशन क्या मिला था, संबंध, R अनुक्रमानुपाती L, यहां से यहां क्या मिला, R व्युत्क्रमानुपाती A, और क्या मिला था हमें कि R अनुक्रमानुपाती टेम्परेचर, तापमान चालक का। ठीक है,
तो कहीं ना कहीं आपको यह समझ में आ गया कि प्रतिरोध की डिपेंडेंसी किस पे है, प्रतिरोध का निर्भर होना, मतलब प्रतिरोध किस पे निर्भर हो रहा है, वो कौन कौन से कारक हैं, वो कौन कौन से फैक्टर हैं। तो आप जान गए कि लंबाई है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, तापमान है, और भी चीजें क्या हो सकती है वो आप थोड़ा सा पता करने का प्रयास करेगा, कुछ काम आपको भी करना चाहिए। अब प्रतिरोध के बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वह क्या डिस्कस करने वाले हैं, प्रतिरोध, प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन, प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन। प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन की बात करेंगे, प्रतिरोधों का समांतर संयोजन के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम यह जाने कि श्रेणी संयोजन होता क्या है। पहला हमारा काम क्या है, यह जानना कि श्रेणी संयोजन होता क्या है। चलिए मान लेते हैं कि 3 प्रतिरोध हैं, एक प्रतिरोध R1, R2 और R3। इसको मैं लिख लेता हूं कि माना 3 प्रतिरोध R1, R2, एक कॉमा है ना, कॉमा ज्यादा बड़ा हो गया नहीं, R1, R2, R3 है। आपको एक जानकारी मैं देना चाहता हूं कि प्रतिरोधों को, किसको, प्रतिरोधों को कैसे, अगर सिंबल में अगर आपको निरूपित करना हो चिन्ह के द्वारा, तो कैसे आप निरूपित करेंगे। तो याद रखिएगा, अगर ऐसे कहीं भी आपको दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या है, यह प्रतिरोध है। यह क्या है, प्रतिरोध। अब माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 है। अब श्रेणी संयोजन का मतलब यह हो गया कि जैसे मान लीजिए अगर मैं ऐसे बना दूं, मैंने कितना प्रतिरोध बनाया, 1 प्रतिरोध, 2 प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध। पहले का नाम मैंने क्या दे दिया, R1, दूसरे का नाम मैंने क्या दे दिया, R2, और तीसरे का नाम मैंने क्या दे दिया, R3। अब यह श्रेणी संयोजन है कि नहीं है, यह कैसे पता करें। तो याद रखिएगा, यह इसका देखिए पहला सिरा हो गया, यह इसका दूसरा सिरा हो गया, यह इसका पहला सिरा हो गया, यह इसका दूसरा सिरा हो गया, यह इसका पहला सिरा हो गया, यह इसका दूसरा सिरा हो गया। तो मतलब यह पहला सिरा मतलब 1, दूसरा सिरा मतलब 2, पहला सिरा मतलब 1, दूसरा सिरा मतलब 2, पहला सिरा मतलब 1, दूसरा सिरा मतलब 2। तो मुझे एक बात बताइए बस, अगर किसी प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरा वाला प्रतिरोध का पहला सिरा अगर जुड़ा रहे, अगर किसी प्रतिरोध के दूसरे वाले सिरे से अगर दूसरे वाले प्रतिरोध का पहला सिरा जुड़ा रहे, अगर किसी प्रतिरोध के दूसरे वाले सिरे से अगर किसी प्रतिरोध का पहला वाला सिरा जुड़ा रहे, समझ में आया। तो ऐसा जो क्रम बनता है, ये इसको क्या बोलेंगे, श्रेणी क्रम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, श्रेणी क्रम बोलेंगे। और जैसा कि आपको यह भी जानकारी है कि अगर हमें इसमें इन प्रतिरोधों से होकर अगर धारा चाहिए, धारा प्राप्त करने के लिए हम लोग किससे जोड़ेंगे, बैटरी से जोड़ेंगे। बैटरी में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, क्या बताया है कि बड़े वाले को क्या बोलते हैं, प्लस, छोटे वाले को माइनस, बड़ा वाला क्या होता है, उच्च विभव, और छोटा वाला क्या होता है, निम्न विभव। ये हमारी आपकी बात हो चुकी है। और धारा कहां से निकलती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, मतलब प्लस से माइनस की तरफ। मतलब ये आपका करंट जाएगा ऐसे, ये करंट जाएगा आपका ऐसे, और ऐसे होते हुए करंट फिर वापस ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका एक फिगर बन गया। हम पढ़ क्या रहे हैं, प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन पढ़ रहे हैं। हमने 3 प्रतिरोध कौन कौन से लिया, R1, R2 और R3 लिया। श्रेणी संयोजन में हम कैसे समझ पाए, पहले प्रतिरोध का अगर दूसरा सिरा अगर दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ गया हो, पहले प्रतिरोध या मतलब इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा इस प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ गया हो, तो यहां पर जो कनेक्शन हो जा रहा है क्या हो रहा है, 2-1 कनेक्शन, 2-1 कनेक्शन। तो जब 2-1 कनेक्शन हो जा रहा है तो हमें कह सकते हैं कि जो प्रतिरोध R1, R2, R3 है, या किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। इनको हमने बैटरी से जोड़ दिया। अब इसमें क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, धारा जा रही है।
धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है, बात ठीक है। हमें निकालना क्या है, तो जो कि प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन हमने समझ लिया। अब इस श्रेणी संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध हमें प्राप्त होगा, हमें वह निकालना है। ये जो हम कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेशन कर रहे हैं, व्युत्पत्ति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डेरिवेशन कर रहे हैं तुल्य प्रतिरोध के लिए। चलिए तो एक काम करते हैं, ठीक है। काम क्या है, ये बताइएगा मुझे, ओम का नियम क्या होता है। तो ओम का नियम होता है V बराबर आई आर। ओम का नियम क्या होता है बताइए दोस्तों, V बराबर आई आर होता है। तो हमें दिमाग में रखना चाहिए कि ओम का नियम V बराबर आई आर होता है। इस बैटरी से धारा जा रही है, यहां धारा आई यहां जा रही है। अब धारा आई कहां से गुजरेगी, R1 से भी होके जाएगी, R2 से भी होके जाएगी और R3 से भी होके जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं जो प्रतिरोधों से जो धारा है वह समान जाएगी। तो एक जानकारी पहले यहां ले लीजिए कि जब बात श्रेणी क्रम की हो, अगर प्रतिरोध जैसे R1, R2, R1, R2 और R3 या किस क्रम में आ गए, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में एक बात याद रखिएगा कि जो धारा होती है, क्या होती है, धारा, धारा मतलब आई, वह क्या होती है, सेम होती है। सेम होती है मतलब एक समान होती है। सेम मतलब एक समान होती है। एक समान होने का मतलब R1 से भी आई जाएगा तो R2 से भी आई जाएगा और R3 से भी आई जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि R1 से आई जा रहा है तो R2 से कुछ आई ना होकर के कुछ और जा रहा है, कुछ कम जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। अगर यहां से 5 एम्पियर की धारा जा रही है तो R1 से भी 5 एम्पियर की धारा जाएगी, R2 से भी 5 एम्पियर की धारा जाएगी, R3 से 5 एम्पियर की धारा जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि R1 से 5 एम्पियर और R2 से 3 एम्पियर, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब अगर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है तो धारा हमारी क्या होगी, एक समान होगी। एक बात हमारे दिमाग में यह आ गया, ठीक है। अब इस प्रतिरोध के कितने सिरे हैं, 2 सिरे हैं। इनसे धारा कौन जा रही है, इनसे भी आई जा रही है। इनसे भी कौन जा रही है, आई जा रही है। इनसे भी कौन जा रही है, आई जा रही है। तो आपको यह पता है कि अगर प्रतिरोध आपके पास है और धारा आपके पास है तो आपको जानकारी है कि भाई हमारा विभवांतर क्या होता है। तो विभवांतर कैसे निकालेंगे, जब आपके पास धारा हो जाए और प्रतिरोध हो जाए तो आपको विभवांतर निकालने में कोई दिक्कत नहीं, ओम के नियम से। तो यहां पर अगर मैं इन सिरों की बात करूं, इस सिरे का नाम दे दीजिए ए, इस सिरे का नाम दे दीजिए बी, इस सिरे का नाम दे दीजिए सी, इस सिरे का नाम दे दीजिए डी, इस सिरे का नाम दे दीजिए एफ, इस सिरे का नाम दे दीजिए जी। अब अगर इन दोनों सिरों के बीच का अगर मैं विभवांतर की बात करूं तो वह विभवांतर क्या हो जाएगा, प्रतिरोध क्या है, अलग अलग है। आर आर थोड़ी है, R1 R2 R3 है। तो इसका मतलब जब प्रतिरोध अलग है, धारा भले समान है, तो विभवांतर भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इसका विभवांतर हो जाएगा V1, इसका विभवांतर मान लेते हैं हो जाएगा V2 और इसका विभवांतर हो जाएगा मान लेते हैं V3। जैसे V1 कैसे निकालेंगे, तो V1 बराबर हो जाएगा ओम के नियम से आई सेम है R1, V2 कितना हो जाएगा, V2 बराबर आई सेम है तो R2 और V3 कितना हो जाएगा, आई R3। तो विभवांतर आपने निकाल लिया ए और बी के सिरों के बीच, सी और डी के सिरों के बीच, एफ और जी के सिरों के बीच आपने विभवांतर निकाल लिया। और यह टोटल विभवांतर मिल करके इस बैटरी का पोटेंशियल मान लेते हैं। इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस या इस बैटरी का जो विभवांतर है, इस बैटरी का जो विभवांतर है वह कितना मान लेते हैं, भी मान लेते हैं। यही भी देखिए बढ़ गया है, इसमें बटा इसमें बटा इसे। मान लीजिए कि आप कोई घर का गार्जियन है जिसके पास 10 रुपए है, मतलब भी है, और उसने क्या कर दिया, अपने तीनों बच्चों में बांट दिया। तो 10 रुपए को तीनों बच्चों में बांट दिया तो कितना कितना पड़ा पर पर्सन का कितना पड़ा, कमेंट में बताइएगा। तो उसी प्रकार से अगर हम तीनों बच्चों को जो पैसा प्राप्त हुआ, अगर हम उनको जोड़ देते हैं तो हमें कितना मिलेगा, यही ना मिलेगा। तो यहाँ भी किसमें बढ़ गया, V1 में, V2 में, V3 में। तो हम यहाँ लिखेंगे कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 और प्लस V3। उसके बाद V इज इक्वल टू V1। तो ये बताइएगा V1 आपने क्या निकाला ओम के नियम से, IR1। तो आप वैल्यू पुट कर लीजिए। तो V1 निकाला है, V1 निकाला है IR1, V2 निकाला है IR2 और V3 निकाला है आपने IR3। यहां से V क्या हो जाएगा, I कॉमन लीजिए, यहां कितना हो जाएगा R1 R2 R3। तो यहां से क्या हो जाएगा, I को नीचे के ले आइए तो V अपन क्या हो गया, I इज इक्वल टू R1 R2 R3। और आपको यह भी जानकारी है कि V अपन आई को यहां ले आइए, क्या हो जाएगा, V अपन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R। तो V अपन आई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, R। तो R बराबर क्या मिल गया आपको, R1
प्लस R2 और प्लस R3। तो ये आपको क्या मिल गया? तुल्य प्रतिरोध मिल गया। RA जो आया और क्या आया? तुल्य। क्या आया? तुल्य प्रतिरोध आया। ठीक है, कब? जब प्रतिरोध किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। कैसा संयोजन है? श्रेणी संयोजन है। तो इसको आप लिख लीजिए, इसको आप लिख लीजिए। ठीक, अब प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन आपने समझ लिया, जिसमें आपने क्या पाया कि जब प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन होता है तो क्या समान होता है? तो आप लिखेंगे धारा समान होता है, और क्या डिफरेंट होता है? अलग होता है। तो अलग में विभवांतर अलग होता है। प्रतिरोध हमने क्या क्या लिया था? R1, R2, R3। धारा I अगर जा रही है तो R1 से भी जाएगी, R2 से भी जाएगी, R3 से जाएगी। लेकिन R1 प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर अगर V1 है, R2 का V2 होगा, V3 होगा, मतलब विभवांतर अलग होगा। प्रतिरोधों के लिए, प्रतिरोधों के सिरों के लिए विभवांतर अलग होगा, लेकिन धारा क्या होगी? समान होगी। कब? जब श्रेणी संयोजन की बात होगी तब। लेकिन अब बात श्रेणी संयोजन की ना होकर के समांतर क्रम में है, तो लिखेंगे कि प्रतिरोधों का समांतर क्रम में संयोजन। प्रतिरोधों का समांतर क्रम में संयोजन। तो समांतर क्रम में संयोजन तो पहले समझ लेते हैं। प्रतिरोधों का मतलब एक प्रतिरोध नहीं होगा, कई प्रतिरोध होंगे। तो मान लेते हैं 3 प्रतिरोध, एक R1 है और एक R2 है और एक R3 है। चलिए, अब समांतर क्रम की बात है तो उसको कैसे समझेंगे? तो मैं एक फिगर बनाता हूं। जैसे मान लीजिए ऐसे हो गया, ये मैंने बना दिया। ठीक है, ये मैंने आपका बना दिया। इसको मैंने किससे जोड़ दिया? बैटरी से जोड़ दिया। इसका नाम मैंने क्या दे दिया? R1, इसका नाम R2, इसका नाम R3। ये उच्च विभव प्लस निम्न विभव माइनस धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। अब यही ध्यान दीजिएगा, जब धारा यहां पहुंचेगी, मान लेते हैं इस वाले संधि को, जंक्शन को A नाम दे देते हैं और इस वाले को क्या नाम दे देते हैं? B। तो धारा जब A वाले पॉइंट पे पहुंचेगी तो 3 भाग में डिवाइड हो जाएगी। इसमें चली जाएगी I1, इसमें चली जाएगी I2 और इसमें चली जाएगी I3। लेकिन इस I1 और I2 और I3 का जोड़ जो होगा वह I ही होगा। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि I1, ठीक है, और इसके बाद एक चीज और याद रखिएगा कि जब समांतर क्रम की बात हो, जब प्रतिरोध समांतर क्रम में हो, तो कोई पूछे कि क्या अलग होता है, तो आप बोल दीजिएगा कि धारा अलग होती है, लेकिन विभवांतर सेम, मतलब एक समान रहता है। ये याद रहे। वहां उल्टा था, श्रेणी क्रम की जब बात थी तो वहां धारा क्या थी? समान थी, विभवांतर अलग था। और जब समांतर क्रम की बात है तो धारा अलग होती है। देखिए, धारा I1, I2, I3, R1 के लिए I1 हो गई, R2 के लिए I2 हो गई, R3 के लिए I3 हो गई। वहां क्या था? R1 के लिए भी आई, R2 के लिए भी आई, R3 के लिए भी आई। लेकिन विभवांतर जो है, इनके सिरों के बीच का विभवांतर भी इनके सिरों के बीच का विभवांतर भी इनके सिरों के बीच का विभवांतर भी क्योंकि सब के सब कनेक्ट कहां है? ए वाला भी ए बी से, और आपका बैटरी किससे कनेक्ट है? ए बी से। ए वाला प्रतिरोध भी किससे कनेक्ट है? ए बी से। तो कहीं ना कहीं R1, R2, R3 के सिरों के बीच का जो विभवांतर है वह सेम है, लेकिन धारा अलग अलग है। आपको जानकारी मिल गया। अब थोड़ा सा हम जब तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध अब समझते हैं। तुल्य प्रतिरोध के लिए क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा।
ये बताइए कि इस प्रतिरोध R1 से क्या जा रही है, I1 करंट जा रही है। तो ओम का नियम क्या कहता है, तो ओम का नियम कहता है V बराबर IR। अब V क्या है, सेम है तो V का भी रखेंगे, लेकिन करंट क्या डिफरेंट हो जा रहा है, R1 के लिए क्या हो जाएगा I1, तो A क्या हो जाएगा R1, फिर V क्या हो जाएगा I2 R2, V क्या हो जाएगा I3 और R3। ये भी ठीक है। और आपको ये भी पता है कि करंट जो आई है वो 3 भाग में डिवाइड हो रहा है, I1 I2 I3। अब 6 रुपए है, अगर इनको 2 रुपए दे दिया, इनको 2 रुपए दे दिया, इनको 2 रुपए दे दिया, तो 2 रुपए को जोड़ूंगा तो 6 रुपए मिलेगा ना। तो यहां पर I बराबर क्या हो जाएगा, I1 I2 I3। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब I1, अब यहां से आप I1 निकालिए, यहां से आपको I1 क्या मिलेगा, R1 नीचे आ जाएगा तो V अपान R1। यहां से I1 आपको मिल जाएगा I1 बराबर V अपान R1। यहां से I2 क्या मिल जाएगा, V अपान R2। यहां से I3 क्या मिल जाएगा, V अपान R3, दैट इज I3। तो लिखिए I1 कितना हो जाएगा, दैट इज V अपान R1, V अपान R2 एंड V अपान R3। I कितना हो जाएगा, V कॉमन लीजिए, कितना हो जाएगा 1 अपान R1, 1 अपान R2, 1 अपान R3। V को आप नीचे ले आइए तो कितना हो जाएगा, I अपान V 1 अपान R1, 1 अपान R2, 1 अपान R3। अब मुझे बात बताइएगा, V बराबर होता है IR। तो अगर V को आप इधर ले आइएगा तो R को इधर ले आइए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा I बाई V, और यहाँ R नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 1 अपान R। मतलब I बाई V की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान R। तो I बाई V की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 अपान R। ये R क्या है, तुल्य प्रतिरोध इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। तो अगर प्रतिरोध समांतर क्रम में है, समांतर श्रेणी संयोजन है, तो तुल्य प्रतिरोध के लिए आप इस वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। जब हम आंकिक प्रश्न करेंगे तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से चीजों को हम लोग समझ पाएंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोगों ने क्या समझा, श्रेणी क्रम समझा और समांतर क्रम समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और अच्छी अच्छी चीजों के साथ मिलेंगे, बात करेंगे और आंकिक प्रश्न को भी डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। प्लीज प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है।